हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत की है शहीदों ने, उस तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ आज हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश भाग 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। और इसके अंदर भाग 1 में दोस्तों हमने पढ़ा था शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, आज पढ़ेंगे अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में। हमारे भौतिक प्रदेश भाग 1 का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, उस लिंक के ऊपर जाकर आप भाग 1 देख सकते हैं। भाग 1 देखने के उपरांत ही भाग 2 आपको समझ में आएगा। तो हम बात करेंगे दोस्तों आज राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में, किस प्रकार से भौतिक प्रदेशों का विभाजन हो रखा है। इस प्रकार से दोस्तों राजस्थान का मैप है और राजस्थान के मैप में हम राजस्थान की जो भौतिक प्रदेश है उनके बारे में अध्ययन करेंगे, किस प्रकार से राजस्थान का विभाजन कर रखा है। दोस्तों इस प्रकार से ये राजस्थान का विभाजन है और यहाँ से हमने पढ़ा था एक अरावली पर्वतमाला पढ़ी थी इस तरफ, और इस तरफ पढ़ा था मरुस्थलीय भाग। और ये वाला जो भाग पढ़ा था, इस भाग में हमने देखा था शुष्क मरुस्थल, जलवायु के आधार पर शुष्क मरुस्थल, और ये मैंने बताया आपको अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो हम अर्ध शुष्क मरुस्थल के बारे में देखते हैं कि अर्ध शुष्क मरुस्थल, तो अर्ध शुष्क मरुस्थल अरावली पर्वतमाला व 25 सेमी वर्षा रेखा के मध्य स्थित है। दोस्तों इस अर्ध शुष्क मरुस्थल को भी 2 भागों में विभाजित करते हैं कि ये जो अर्ध शुष्क मरुस्थल है इसे प्रमुख 4 भागों में विभाजित करते हैं। वो 4 भाग कौन कौन से, तो देखते हैं। ये जो 4 भाग है इनमें दोस्तों पहला आता है गगर का मैदान, दूसरा आता है शेखावाटी प्रदेश, इसके बाद में दोस्तों जो तीसरा प्रदेश आता है वो आता है नागौरी उच्च भूमि, जो चौथा प्रदेश आता है वो आता है गोंडवाना प्रदेश। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इन 4 प्रदेशों के बारे में, अर्ध शुष्क मरुस्थल के 4 प्रदेशों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों इसकी अगर प्रमुख विशेषता के बारे में देखें तो यह मरुस्थल 75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह मरुस्थल 75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर आपको पूछे अर्ध शुष्क मरुस्थल तो 1,00,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, वो 75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दोस्तों अगर बात करें इस अर्ध शुष्क मरुस्थल के बारे में तो अर्ध शुष्क मरुस्थल में पूर्वी चूरू जिले का भाग आता है, सीकर आता है, पश्चिमी झुंझुनू आता है, नागौर आता है, जोधपुर आता है, पाली आता है, जालोर आता है, बाड़मेर आता है। तो मैं यहाँ पर क्षेत्र लिख देता हूँ कि कौन कौन से क्षेत्र आता है। दोस्तों पूर्वी चूरू आता है, सीकर आता है, पश्चिमी झुंझुनू आता है, पश्चिमी झुंझुनू आता है, नागौर आता है, पाली आता है। जैसे आपको मैंने बताया पूर्वी चूरू है, सीकर है, पश्चिमी झुंझुनू है, नागौर है, पाली है, जोधपुर है, जालोर है, बाड़मेर है। जोधपुर का कुछ भाग आता है, जालोर है, बाड़मेर है। ये क्षेत्र दोस्तों अर्ध शुष्क मरुस्थल में शामिल किए जाते हैं। अर्ध शुष्क मरुस्थल के अंदर जो वर्षा होती है 25 से 50 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है और यहाँ पर मैदानी प्रदेश पाए जाते हैं। इस प्रदेशों में दोस्तों बरखान जो स्तूप होते हैं, बालू का स्तूप होते हैं, वो सर्वाधिक पाए जाते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम भाग 1 के बारे में पढ़ेंगे, गगर के मैदान के बारे में। दोस्तों यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, शिवालिक की पहाड़ियाँ, जैसा कि हमने नदियों वाले बिंदु में पढ़ा था। शिवालिक की पहाड़ियाँ कालका माता मंदिर से एक नदी का उद्गम होता है, उस नदी का नाम है गगर नदी। और गगर नदी राजस्थान में टिब्बी गांव हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है, टिब्बी हनुमानगढ़ से, और राजस्थान में बहती हुई ये फोर्ट अब्बास तक चली जाती है। ये है पाकिस्तान का फोर्ट अब्बास क्षेत्र। तो दोस्तों हम पढ़ेंगे घग्गर नदी के मैदानी क्षेत्रों के बारे में। घग्गर नदी के मैदानी क्षेत्र को राजस्थान में नाली या पाट कहा जाता है, नाली या पाट कहा जाता है। यहाँ पर जो दोस्तों उपजाऊ मृदा पाई जाती है इसे बग्गी नाम से जाना जाता है, बग्गी नाम से।
तो आपको ध्यान में रखना है नाली या पाट गगर नदी का जो क्षेत्र है यह अर्ध शुष्क मैदानी प्रदेशों में सम्मिलित किया जाता है। गगर नदी के बारे में दोस्तों नदियों वाले भाग में हमने विस्तार से पढ़ा है। अगर आपको ये भाग समझना है तो गगर नदी के बारे में जरूर पढ़े, वहां पर जाकर आप देखें। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है मैंने गगर नदी के बारे में दोस्तों। इसके बाद में तलवाड़ा झील है, बटनेर दुर्ग है, अनूपगढ़ है, सूरतगढ़ है, पीलीबंगा कालीबंगा सभ्यता है, इसी नदी के किनारे है। और इस नदी का बहाव क्षेत्र राजस्थान में 75%, हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में विस्तृत है। दोस्तों ये तो हुआ हमारा गगर नदी के बारे में। इसके बाद में देखेंगे शेखावाटी प्रदेश के बारे में। ये जो प्रदेश आता है ये दोस्तों आता है शेखावाटी प्रदेश। शेखावाटी प्रदेश चूरू, झुंझुनू, सीकर, इसके अंदर आता है दोस्तों। चूरू आता है, सीकर आता है और झुंझुनू आता है। तो इस प्रदेश में एक खंडेला की पहाड़ियां हैं और इस खंडेला की पहाड़ियों से एक नदी का उद्गम होता है। उस नदी का नाम है कांतली नदी, कांतली नदी। और ये चूरू व झुंझुनू की सीमा पर जाकर समाप्त हो जाती। इस नदी के बहाव क्षेत्र में दोस्तों जो प्रदेश है इसे तोरावटी प्रदेश, तोरावटी प्रदेश के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस नदी के बहाव क्षेत्र में तंवर वंशीय राजपूत निवास करते थे दोस्तों। इसके बाद में अगर देखें तो यहाँ पर एक सभ्यता विकसित हुई, गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता, इसी नदी के किनारे एक सुनारी सभ्यता। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं मैदान इस भौतिक विभाजन के बारे में, भौतिक प्रदेशों के बारे में। तो इस जो क्षेत्र है इसे आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। शेखावाटी प्रदेश में कुएं होते हैं, जो हाथ से खोदे हुए कुएं होते हैं, उन्हें जोहड़ या नाडा कहते हैं। इस क्षेत्र के अंदर जो कुएं होते हैं, कुओं को जोहड़ या नाडा कहा जाता है, जोहड़ या नाडा कहा जाता है दोस्तों। जो शेखावाटी प्रदेश है, इस शेखावाटी प्रदेश के अंदर जो प्रदेश है इसे बांगर प्रदेश के नाम से जानते हैं दोस्तों। किस प्रदेश के नाम से? इस प्रदेश को बांगर प्रदेश के नाम से, बांगर प्रदेश के नाम से। आपको कई बार ये कंफ्यूज होता है कि एक तो होता है बांगर और दूसरा होता है बांगड़। दोस्तों बांगड़ जो प्रदेश है, माही नदी के बहाव क्षेत्र को बांगड़ प्रदेश और शेखावाटी प्रदेश को बांगर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। जो बांगड़ प्रदेश है इसे लाट प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, गुप्त प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, और यह माही नदी के बहाव क्षेत्र में आता है दोस्तों। शेखावाटी प्रदेश में जो बांगर मिट्टी पाई जाती है यह प्राचीन जलोढ़ के उदाहरण पाए जाते हैं। एक मिट्टी होती है खाद्र, खाद्र मिट्टी को नवीन जलोढ़ की श्रेणी में रखते हैं। ये कौन सी मिट्टी? तो अगर खाद्र मिट्टी के बारे में पूछे आपको तो ये नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है। भारत का जब विस्तार पढ़ेंगे, भारत की मिट्टियां पढ़ेंगे, राजस्थान की मिट्टियां पढ़ेंगे, उस समय मैं आपको विस्तार से इस मिट्टी के बारे में बताऊंगा दोस्तों। जो बीहड़ होते हैं, कई बार पूछा जाता है बीहड़ किसे कहते हैं, तो शेखावाटी प्रदेश में बड़े बड़े जो गड्ढे बने होते हैं अवनाली का अपर्दन के द्वारा, उन गड्ढों को बीहड़ के नाम से जाना जाता है। आपको पूछ सकते हैं बीहड़ किसे कहते हैं? बीहड़, तो शेखावाटी प्रदेश में जो बड़े बड़े गड्ढे बने होते हैं अवनाली का अपर्दन के द्वारा, उन्हें बीहड़ के नाम से जाना जाता है दोस्तों। कई बार शब्द आता है रोही किसे कहते हैं? रोही, तो ध्यान में रखना है रोही किस क्षेत्र को? अरावली पर्वतमाला की ढलती हुई ढालों पर, अरावली पर्वतमाला की ढलती हुई ढालों पर जो हरे घास की पट्टियां पाई जाती है उन्हें रोही के नाम से जाना जाता है दोस्तों। जो शेखावाटी प्रदेश है इस प्रदेश का तापमान उच्च रहता है। सर्दियों में ये तापमान ज़्यादा ठंडा और गर्मियों में ये तापमान ज़्यादा गर्म रहता है, क्योंकि इस प्रदेश की जो भूमि है यह एक तो लवणीय है, इसके नीचे चूने की परतें हैं। किसकी परतें हैं दोस्तों? इसके नीचे चूने की परतें होने के कारण यहाँ पर सर्दियों में तापमान कम और गर्मियों में तापमान ज़्यादा रहता है। राज्य का सर्वाधिक वार्षिक तापांतर किस जिले का है? तो वो है चूरू जिले का दोस्तों। इसके बाद में हमने शेखावाटी प्रदेश के बारे में अध्ययन कर लिया। इसके बाद में एक प्रदेश आता है बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है नागौरी उच्च भूमि। ये दोस्तों जो प्रदेश है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का, इस प्रदेश को कहते हैं नागौरी उच्च भूमि। तो देखते हैं नागौरी उच्च भूमि किस प्रकार से विस्तृत है। तो ये जो हमारी नागौरी उच्च भूमि है, मैं यहां लिख देता हूं नागौरी उच्च भूमि।
ये जो नागौरी उच्च भूमि है इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक, इसका जो उत्तरी हिस्सा है, इसका उत्तरी हिस्सा शेखावाटी प्रदेश और इसका जो दक्षिणी हिस्सा है यह गोंडवाना प्रदेश तक फैला हुआ है। हम देखेंगे नागौरी उच्च भूमि के बारे में। दोस्तों नागौरी जो उच्च भूमि है इसकी समुद्र तल से अगर ऊंचाई देखें, समुद्र तल से ऊंचाई, औसत ऊंचाई देखें तो 300 से 500 मीटर की ऊंचाई है, 300 से 500 मीटर ऊंचाई है। इस प्रदेश में दोस्तों सोडियम क्लोराइड की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है नागौरी उच्च भूमि में। इसी प्रदेश में राज्य की सबसे ज़्यादा जो खारे पानी की झीलें हैं, डीडवाना है, कुचामन है, नावा है, डेगाना है, ये सभी झीलें इसी नागौरी उच्च भूमि के अंतर्गत आती है। दोस्तों यहाँ की जो भूमि है लवणीय भूमि है और किसी भी प्रकार की कृषि नहीं की जाती है, बंजर रेतीली भूमि है। दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछा जाता नागौरी उच्च भूमि के बारे में, तो मैं आपको बता दूं देश में जो हरे कबूतर है जिन्हें हारियल के नाम से जानते हैं, हारियल जो हरे कबूतर है वह यूपी में सर्वाधिक पाए जाते हैं। अगर राज्य की बात करें तो वह नागौरी उच्च भूमि व सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य में सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो हमने हरे कबूतरों के बारे में बात की, नागौरी उच्च भूमि के बारे में बात की। दोस्तों यहाँ के भूमिगत जल में फ्लोराइड की मात्रा सर्वाधिक होने के कारण यहाँ के निवासियों में फ्लोरोसिस नामक रोग पाया जाता है और इसी रोग के कारण इन निवासियों के जो दांत होते हैं वो पीले हो जाते हैं, इनकी कुब्बड़ झुक जाती है। इसलिए इस प्रदेश को फ्लोराइड युक्त प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये जो एक पट्टी है कुब्बड़ पट्टी, ये नागौरी उच्च भूमि के अंदर एक पट्टी है कुब्बड़ पट्टी। मैं इस प्रकार से एक पट्टी बना देता हूँ, इसका नाम है कुब्बड़ पट्टी। और ये जो कुब्बड़ पट्टी है यह नागौर व अजमेर के मध्य है, नागौर व अजमेर व नागौर के मध्य। ये जो दोस्तों कुब्बड़ पट्टी है, कुब्बड़ पट्टी के बारे में अगर आपको पूछे तो नागौर व अजमेर के मध्य फैल रखी है और इस पट्टी के अंतर्गत जो जल पाया जाता है इसमें 10 ppm फ्लोराइड पाया जाता है। यहाँ के निवासियों की पीठ झुकी हुई होती है। एक दोस्तों पढ़ते हैं बांका पट्टी के बारे में, बांका पट्टी। तो बांका पट्टी के बारे में अगर आपको पूछे कि बांका पट्टी क्या है तो आपको बताना है 3 मिलीग्राम प्रति लीटर से ज़्यादा अगर फ्लोराइड की मात्रा पाई जाती है तो उस प्रदेश को बांका पट्टी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जाता है राज्य में सर्वाधिक फ्लोराइड से प्रभावित जिला नागौर है, तहसील पूछे तो वो मकराना है, अगर आपको गाँव पूछे तो वो आसरवा गाँव है। कौन सा गाँव? नागौर जिले का आसरवा गांव सर्वाधिक फ्लोराइड से प्रभावित क्षेत्र है, नागौर, मकराना और आसरवा गांव। दोस्तों फ्लोराइड से मुक्ति के लिए सरकार ने एक राजीव गांधी पेयजल मिशन चलाया। तो आपको ध्यान में रखना है जिन प्रदेशों में फ्लोराइड की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है वहां पर राजीव गांधी पेयजल मिशन चलाया गया सरकार के माध्यम से। दोस्तों ये हमारा नागौरी उच्च भूमि हुई। इसके बाद में हम एक प्रदेश पढ़ेंगे, यहाँ पर दोस्तों अजमेर की नाग पहाड़ियाँ हैं। ये है अजमेर की नाग पहाड़ियाँ और अजमेर की नाग पहाड़ियों से एक नदी का उद्गम होता है। उस नदी का दोस्तों नाम है मीठी खारी नदी, अंत्य सलीला, रेलनाडा, लवणवती नदी आदि नामों से इसे जाना जाता है। इस नदी के बारे में बताया जाता है कि यह नदी पश्चिमी राजस्थान की महत्वपूर्ण नदी है। इसका नाम है दोस्तों लूणी नदी। तो लूणी नदी के बारे में हम नदियों के माध्यम से पढ़ चुके हैं। आपको अगर पढ़ना हो तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको। दोस्तों लूणी नदी के बहाव क्षेत्र को गोंडवाना प्रदेश के नाम से जानते हैं और ये गोंडवाना प्रदेश का जो बेसिन है यह 35,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस प्रदेश में
कांपीय मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों ये जो गोंडवाना प्रदेश है यह राज्य के पश्चिमी क्षेत्रों में फैल रखा है इस प्रकार से, तो आपको ध्यान में रखना है लूणी नदी के बहाव क्षेत्र को गोंडवाना प्रदेश के नाम से जानते हैं। और दोस्तों अगर आपको पूछे कि गोंडवाना प्रदेश में कौन कौन सी पहाड़ियां पाई जाती है, तो दोस्तों 56 की पहाड़ियां पाई जाती है जो मोकलसर गांव से सिवाना के मध्य 11 किलोमीटर लंबी है। यहाँ पर दोस्तों पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों का नाम है 56 की पहाड़ियां। 56 की पहाड़ियां है कहां से? मोकलसर गांव से सिवाना के मध्य 11 किलोमीटर लंबी व 1.5 किलोमीटर चौड़ी। तो दोस्तों 56 की पहाड़ियां बाड़मेर में स्थित है। आपको पूछे 56 की पर्वतमाला तो उदयपुर में स्थित है। अगर आपको पूछे 56 का मैदान तो वो आपके बांसवाड़ा में स्थित है। दोस्तों ये हमने देखा था अर्ध शुष्क मैदानी प्रदेशों के बारे में। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो होगा अरावली पर्वतमाला के बारे में। दोस्तों आज के जो क्वेश्चन है वो ये है कि राजस्थान को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था। दोस्तों दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, प्राकृतिक मीठे पानी की झील कौन सी है? आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।